हे गाइस, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। पाकिस्तान को 38 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हो रखा है एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग में आने के कारण। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है जिसमें ये बता रहे हैं कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्टिंग के कारण पाकिस्तान को लगभग 38 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। ये जो रिपोर्ट आई है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही इकोनॉमिस्ट ने बनाया है। उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी अपने वेबसाइट पे, जिसपे उन्होंने वे बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो लगातार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है, इसकी वजह से इन्हें 38 बिलियन से भी ज्यादा यूएस डॉलर का नुकसान हो रखा है। 38 बिलियन यूएस डॉलर, ये काफी बड़ी अमाउंट है। अगर मैं आपको इसको इंडियन नेशनल रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये लगभग 2,80,000 करोड़ रुपीज के बराबर होता है। और अगर मैं इसको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये लगभग 6 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपी के बराबर होता है। ये बहुत बड़ी रकम है। इनकी पूरी इकोनॉमी ही 276 बिलियन यूएस डॉलर की है। जस्ट 276 बिलियन यूएस डॉलर की इनकी पूरी इकोनॉमी है और इन्हें लॉस लग रखा है 38 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि काफी बड़ा रकम है, काफी बड़ा अमाउंट है। अब ये आप इसका इकोनॉमी का पूरा रैंकिंग देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो इनकी जो रैंकिंग आती है वो 43rd आती है पूरे वर्ल्ड में, जो वो भी काफी पीछे है। यही चीज मैं अगर इंडिया के साथ कंपेयर करता हूँ तो इंडियन इकोनॉमी अभी 2.59 ट्रिलियन की है। अगर आप इसको देखते हैं बिलियन में तो 2592 बिलियन है। और हमारे देश की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में छठे और पांचवें नंबर पे जनरली रहती है। आप कह सकते हैं टॉप 10 इकोनॉमीज में हमेशा इंडिया रहता है, टॉप 5 में ही रहता है मोस्टली। अभी 2020 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसे 6th पोजीशन पे डाल रखा है। ऐसे ही ये टॉप 5 में ही रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका नाम है एफएटीएफ। एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग उसमें काफी 39 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट, जो मैंडेट देते हैं कि अगर किसी भी देश में टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस देश के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी हद तक कम कर दी जाती है। उसके कई सारे देशों के साथ जितने भी उनके बिजनेस टाइज होते हैं वो काफी हद तक रिड्यूस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाता है। इन सब का उद्देश्य बस यही होता है कि वो टेररिज्म फाइनेंसिंग को जल्द से जल्द कंट्रोल करें। अभी एफएटीएफ में 39 मेंबर्स है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैं आपको 39 मेंबर्स में उनकी लिस्ट दिखाता हूँ। देखो ये लिस्ट है, इसमें टोटल 39 कंट्रीज है। ये 38 तक तो लिस्ट है और एक ऑब्जर्वर कंट्री इंडोनेशिया भी है जो 39th कंट्री माना जाता है। अब देखो इस पूरे लिस्ट में आप बहुत सारे कंट्रीज देख सकते हैं। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना भी है, और इंडिया हमारा देश भी है, इजराइल है, इटली है, जापान है, मलेशिया है, स्पेन है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है। तो काफी सारे कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, और यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये टोटल 38 कंट्री है। लेकिन इस लिस्ट की एक आश्चर्यजनक बात है, वो ये कि कोई भी इंडिया का पड़ोसी इस पूरे लिस्ट में नहीं है एक्सेप्ट चाइना। अगर आप देखते हैं तो ना ही इस लिस्ट में नेपाल आपको मिलेगा, ना ही भूटान मिलेगा, ना ही बांग्लादेश मिलेगा, ना ही म्यांमार मिलेगा, और श्रीलंका भी इस लिस्ट में नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ चाइना ही एक ऐसा इंडिया का नाइबर है जो इस लिस्ट में है। यही एक ऐसा पड़ोसी है जो इस पूरे लिस्ट में है। और कोई भी देश एफएटीएफ के मैंडेट को नहीं समझता है, मतलब कि एफएटीएफ को मैंडेट नहीं देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर। फिलहाल इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो जर्मनी की है, ये जर्मन प्रेसिडेंट है इनके। देखो ये हर एक साल चेंज होती रहती है। हर साल जून में एक नए प्रेसिडेंट बन के आते हैं, वो किसी दूसरे देश के होते हैं। अभी जर्मनी की, इससे पहले चाइना की थी। अभी 2021 के जून में कोई और प्रेसिडेंट आएंगे। इनका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, पेरिस में। और इनकी दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। ये इस बात से भी आप ऑब्वियस है कि जब हेडक्वार्टर ही फ्रांस में होगा तो एक फ्रेंच तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी ही है। अब आप देख सकते हैं कि एफएटीएफ करता क्या है। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए काम करता है, टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए काम करता है, और जो भी नए तरीके जितने भी कंट्रीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं टेररिस्ट को फंडिंग देने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, उस टेक्निक्स को स्टडी करता है और उसे कैसे काउंटर करना है, उसे कैसे प्रिवेंट करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड को बचाने के लिए उस मेथड्स पे काम करता है। और कोई भी जो नया थ्रेट आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में काम करता है।
यहाँ पे मैं आपको, अब पाकिस्तान की जब बात हो रही है तो पाकिस्तान का मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाता हूँ, एफएटीएफ के साथ इनकी क्या हिस्ट्री रही है। तो 2008 में पाकिस्तान पहली बार एफएटीएफ में के ग्रे लिस्ट में आया था। ठीक, जब उन्हें लगा कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को काफी हाई अमाउंट में फंड प्रोवाइड कर रहा है, उन्होंने इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन 2009 में ये वापस ग्रे लिस्ट से हटा भी दिया गया था। 2012 में वापस से उन्हें ऐसा लगा एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन को कि ये काफी हाई रिस्क की और नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है जो टेररिज्म फाइनेंसिंग कर सकता है, तो उन्होंने वापस से ग्रे लिस्ट में डाल दिया। 2012 में भी ये ग्रे लिस्ट में रहा, 2013 में भी ये ग्रे लिस्ट में रहा और 2014 में भी ये ग्रे लिस्ट में था। 2015 में एफएटीएफ ने ये एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है टेररिज्म फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए, तो इन्होंने इसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया। लेकिन वही हुआ उसका उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा हुआ। उन्होंने जैसा सोच रखा था उसके जस्ट अपोजिट हुआ और 2018 में उन्हें यह बात पता चलता है कि ये जो मेथड्स ये अब ले रहे हैं ये बिल्कुल फेक है, इसका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी मिली हुई है टेररिस्ट से, इसीलिए उन्होंने 2018 में वापस से इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो 2019 में भी ये ग्रे लिस्ट में है, अभी 2020 बीता है, इसमें भी ये ग्रे लिस्ट में था और 2021 के जून तक ये ग्रे लिस्ट में इसके रहने की बात कर दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है एफएटीएफ की, जिसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मेजर्स हैं, मेजर मतलब कि जो एक्शन स्टेप, जो प्लान ये डेवलप करते हैं टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए, उनमें काफी गंभीर कमियां हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, जो एफएटीएफ के आर्टिकल को कोट करता है। इसमें इन्होंने कह रखा है सीरियस डिफिशियंसी ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन चेकिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो ये टेररिस्ट को, ये देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और वहाँ की एजेंसीज लगातार टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा हो या हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको पाकिस्तान और वहाँ की गवर्नमेंट काफी सपोर्ट प्रोवाइड है। इस वजह से अभी तक वो खत्म नहीं हो पाया, पूरे रीजन में वो एक्टिव रहते हैं। कई बार उनके सुसाइड बॉम्बर्स कई जगह आतंकी हमले करते हैं, इंडिया में भी उसका काफी इफेक्ट पड़ रखा है। तो इस तरह के वजह से इनकी जो इकोनॉमी है इसको नुकसान झेलना पड़ा है। एफएटीएफ ने इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल रखा, 38 बिलियन यूएस डॉलर का, जो मैं कह सकता हूँ काफी बड़ा नुकसान है, इन्होंने झेल रखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती क्या है। पहले मैं ब्लैक लिस्ट के बारे में बताता हूँ। ब्लैक लिस्ट को कहते हैं कॉल फॉर एक्शन लिस्ट, ये इसका ऑफिशियल नाम है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है कॉल फॉर एक्शन लिस्ट। ये बेसिकली उन कंट्रीज पे लगता है जो टेररिज्म फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो और वे किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ, किसी भी बड़े देश के साथ तैयार नहीं है। अभी फिलहाल के लिए 2020 में ईरान को ब्लैकलिस्ट किया गया है एफएटीएफ के द्वारा। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2019 में ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही ब्लैकलिस्टेड थे, लेकिन 2020 में सिर्फ और सिर्फ ईरान है वो ब्लैकलिस्ट करके रखा गया है। अब नॉर्थ कोरिया के निकलने का वजह यह है कि वहां के कोई टेररिस्ट ग्रुप तो है नहीं, तो इस वजह से, और वहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग होती भी नहीं है, क्योंकि अगर होती भी है तो वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो इतना ऑथोरिटेरियन रिजाइम है कि वहाँ के मनी लॉन्ड्रिंग, वहाँ के टैक्स पेयर्स, किसी के बारे में किसी को भी कुछ डिटेल पता नहीं है। तो इस वजह से उसे ब्लैकलिस्ट रखना लगभग इम्पॉसिबल था अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एफएटीएफ। तो फिलहाल के लिए इन्होंने ईरान को मनी लॉन्ड्रिंग के करने के कारण एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है। अब बात करते हैं ग्रे लिस्ट की। ग्रे लिस्ट को ऑफिशियली कहा जाता है जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में एमसीक्यू में ये पूछ दिया जाए। तो जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ये बेसिकली वो कंट्रीज पे लगता है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे कई कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान है, आपको मैं बताता हूँ म्यांमार है, और भी इस तरह की कई सारे कंट्रीज हैं जिन पर ये खतरा बना रहता है कि वो टेररिस्ट को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और वर्ल्ड ट्रेड को, वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी उससे नुकसान हो सकता है। तो उसके जो जितने भी ट्रेड होते हैं, जितने भी उनकी फाइनेंशियल एक्सचेंजेज होते हैं, उस पर क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें यह एडवाइस किया जाता है एफएटीएफ के द्वारा
कि वो उसके साथ किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड को कंटिन्यू ना करें। अभी इस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में टोटल 18 ऐसे देश हैं जो इसमें आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें म्यांमार, मॉरिशस, पाकिस्तान, येमेन, अल्बानिया, बहामास, कंबोडिया, घना, आइसलैंड, युगांडा, इस तरह के काफी ऐसे देश हैं जो एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल रखे हैं। अब इंडिया का क्या पोजीशन है? हमारे देश का यही पोजीशन है कि हमारा देश 2010 में एफएटीएफ का मेंबर बना था। 1989 में एफएटीएफ क्रिएट हुआ था और हमारा देश 2010 में एफएटीएफ का मेंबर बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू बन सकते हैं इस पे। और उसी समय एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप का भी मेंबर बन रखा था। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है एफएटीएफ की वेबसाइट से। तो ये था इस वीडियो का अंत। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।